Hello students. So today let us begin with history chapter 1 medieval India grade 7. Visiting the past. Before we study about the grandeur of medieval period of Indian history, let us quickly visit the past year to revise what we studied in class 6. We studied that history is divided into three periods: ancient, medieval and modern. We studied about the ancient period last year. This year, we will study about medieval period. So I think आपको एक बार सोचना पड़ेगा आपने लास्ट ईयर क्या क्या पढ़ा था, एंशंट इंडिया में क्या क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, आपने ये सब एंशंट में पढ़ा. अब आता है मेडिवल पीरियड. तो मेडिवल पीरियड को आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब स्टार्ट होता है अर्ली 700 एडीज से एंड ख़त्म होता है 1750s एडी के बाद मेडिवल पीरियड ख़त्म होता है. तो यहाँ का जो पीरियड है वो मेडिवल पीरियड बोलते हैं. वो अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड में डिवाइडेड है. तो अभी हम देख तो रहे मेडिवल. तो मेडिवल क्या है? The word medieval stands for something that is located in the middle. So, the period that lies between ancient and modern periods of history is known as middle or medieval period. This division is not made on the basis of days or years or any mathematical calculations or measurements, but on the basis of changes in the social, political, economic structure and in ideas, faiths and beliefs that showed a sharp contrast when compared to ancient as well as modern times in history. Medieval means that is something in middle. जो पीरियड एंशंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में आता है उसको हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं. तो ये डिवीजन कैसे किया कि ये इसको हम एंशंट हिस्ट्री में डालेंगे, ये पीरियड को मेडिवल पीरियड में, या ये पीरियड को मॉडर्न पीरियड में. ये कोई डिवीजन स्पेसिफिक ईयर्स या स्पेसिफिक डेज या स्पेसिफिक सेंचुरीज में नहीं किया गया है. जब जब सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, चेंजेस फ्रॉम द बेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है या आइडियाज़, बिलीव्स, फेथ, इन सब में एकदम से चेंज आने लगता है, तब से ये चेंजेस हम कह सकते हैं तब तब उनके पीरियड में या तब तक ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम वन फेज टू अनदर. जैसे एंशंट टाइम की बात करें तो एंशंट टाइम में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था. मेडिवल पीरियड में आते हैं तो वहाँ से थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ. एंड अगर हम मॉडर्न की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपनी पीक पे है. ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है. सोशल की बात करें तो तब सब ग्रुप्स मिलके रूल करते थे. फॉर एग्जांपल वी कैन कंसिडर हरप्पन सिविलाइजेशन. मॉडर्न में मेडिवल में आए तो किंग्स रूल करते थे, मुगल डायनेस्टी और सब थे. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अगर मॉडर्न की बात करें तो हम मॉडर्न टाइम में ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो गया था. तो ऐसे सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा. In India, the medieval period ranges from the beginning of 8th century, that is 700 AD, to the end of 18th century, that is 750 AD, or nearly 1000 years. मेडिवल पीरियड हम लोग 1000 ईयर्स के बीच में रख सकते हैं. स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो 700 AD से स्टार्ट हुआ, दैट इज़ इन 8th सेंचुरी. एंड ख़त्म कहाँ से हुआ? 1750 AD में ख़त्म हुआ, दैट इज़ 18th सेंचुरी. Historians say that the medieval period starts from the 8th century because important and visible changes were observed in society, polity, economy, religion and cultural during this century. For convenience, the historians have divided the medieval period into two parts. अच्छा, historians ने क्या किया? उन्होंने 8th century से medieval period का start बताया क्योंकि तब से important changes थे वो visible होने लगे थे. Society है, polity है, economy है, religion है, इन सब में important changes हम लोगों को देखने को मिलते थे. Historians ने अच्छे से study करने के लिए medieval period को भी दो part में divide किया हुआ है. Early medieval period and late medieval period. The early medieval period dates from 8th century to 13th century. 8th to 13th century
तक अर्ली मेडिवल है, जहाँ पे पावरफुल किंगडम्स ऑफ पालाज, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड द राजपूत्स रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सारे पावरफुल रूलर्स थे जो 700 AD से 1200 AD के बीच में उन्होंने रूल किया था। Now if we talk about later medieval period, the later medieval period dates from 13th century to the 18th century. Mostly 13th century से 18th century, that is from 1200 to 750 AD हम later medieval period बोलते हैं। एंड इस टाइम पे मुगल्स ने सबसे ज़्यादा रूल किया है, मैक्सिमम रूल हियर, और सबसे पावरफुल भी मुगल्स ही थे। Multiple choice question. Now let's go through a quick revision. What does medieval stand for? Second, middle or side? In the first line we saw stands for something middle. The medieval period in India extends from, it is given here, 8th to 18th century. Okay. So now let us start with India and its different names. India and its different names. We need to know certain important facts before we set our journey to the medieval time. First, our country was called by different names during different periods of history. In ancient times, our country was known by the names Jambudvipa or Bharatvarsha. The Puranas refer to Bharatvarsha as the country that was ruled by the tribe called Bharat. The name Bharatvarsh is also mentioned in Rig Veda. तो यहाँ पे इंडिया को पहले से बहुत पुराने पुराने अलग अलग नाम से जाने जाते थे। हमारे कंट्री को अलग अलग नाम से जाने गए, तो उसमें से एक नाम जाम्बुद्वीपा था, दूसरा नाम भारतवर्षा था। तो भारतवर्षा क्यों है? क्योंकि पुराण में लिखा हुआ है कि पुराण में इंडिया को वो लोग भारतवर्षा कहते थे। और भारतवर्षा क्यों? क्योंकि एक ट्राइब है, ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ नॉमैडिक पीपल जो उनकी ट्राइब को भारत कहते थे। एंड वो भारत जब रूल करता था किंग भारत, तब भारत नाम हुआ। एंड भारतवर्षा ये नेम ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पीपल हु लिव्ड अलॉन्ग द रिवर सिंधु, known as the river Indus. The sacred book of Parsis, the Zend Avesta, talks about Sapta Sindhu or the land of 7 rivers when it refers to the Indian subcontinent. फिर इंडिया को एक रिवर इंडस के नाम से भी जाना जाता है, रिवर सिंधु। पारसिस की एक सेक्रेट बुक है, होली बुक है, जेंड अवस्था, जिसमें उन्होंने सप्त सिंधु के बारे में बात की है। सप्त सिंधु मतलब सप्त यानी 7, सिंधु इज रिवर, जहाँ पे 7 रिवर्स हो। तो ये वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मेंशन करते हैं। जब जब उन्होंने सप्त सिंधु बोला हुआ है, दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Different languages have varied pronunciation as phonic sounds may differ from one region to another. Old Persian language pronounces Sanskrit word Sindhu as Hindu. The word Hindu is French pronunciation, became Inde. In English, it became India. We need to thank people of different nationalities for giving our country so many names. Another important fact is that our country during the medieval era had different geographical descriptions. In the early medieval period, the name meant the land that was situated between Indus and its 5 tributaries, and also the land between Ganga and Yamuna. For example, the name Hindustan, which was used in 13th century by Mahajan Siraj, described the area of Punjab, Haryana and the fertile land between the rivers Ganga and Yamuna. For him, these areas were included in geographical entity called the Delhi Sultanate. तो अगर बात करें तो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, अपने अपने अलग हिसाब से वो प्रोनाउंस करते हैं, फोनिक साउंड अलग अलग होता है। तो ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में संस्कृत वर्ड जो सिंधु था उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदू हुआ। तो फ्रेंच में हिंदू को इंडी बोलते हैं एंड इंग्लिश में उसी को कन्वर्ट करके इंडिया बना। अगेन
सिंधु को ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू बोलते थे, हिंदू का फ्रेंच में इंडी हुआ एंड इंग्लिश में इंडिया हो गया। तो वी शुड थैंक पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़ की उन्होंने हमारे कंट्री को इतने अलग अलग नाम दिए हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट मेडिवल एरा हैड डिफरेंट जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस, हर एक का अलग अलग जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन था। जैसे अर्ली मेडिवल पीरियड में बात करें तो जो लैंड बिटवीन इंडस एंड इज 5 ट्रिब्यूटरीज। नाउ व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? एक बड़ी सी रिवर में जब उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस जाके आगे फ्लो करती है, दैट इज ट्रिब्यूटरी। तो इंडस एक बहुत बड़ी रिवर थी, उसमें से 5 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आई, तो उसको एंड ऑल्सो बिटवीन द लैंड ऑफ गंगा एंड यमुना, तो उसको हम इंडिया के पार्ट में गिनते थे, इंडस में गिनते थे। नाउ द नेम हिंदुस्तान जो 13th सेंचुरी में यूज़ किया गया था बाय द किंग्स मिन्हाज आई सिराज, ये याद रखना प्लीज स्टूडेंट्स, किसने हिंदुस्तान 13th सेंचुरी में यूज़ किया था। तो उन्होंने हिंदुस्तान को क्या बताया, जो एरिया है पंजाब हरियाणा एंड फर्टाइल लैंड बिटवीन रिवर्स ऑफ गंगा एंड यमुना, उस एरिया को उन्होंने क्या बोला, हिंदुस्तान बोला। और ये एरिया जोग्राफिकल एंटिटी को फिर धीरे से दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। दिल्ली सल्तनत तो कौन सा एरिया, एरिया ऑफ गंगा यमुना, सॉरी बिटवीन गंगा यमुना एंड पंजाब हरियाणा। देन कौन आया, बाबर आया। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, याद रखना मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो बाबर था। वेंट अ स्टेप अहेड टू इंक्लूड द जोग्राफी लाइक कल्चरल एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड द सबकॉन्टिनेंट टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया एक्सपांड करना, और उन्होंने इतने एरिया से ज़्यादा टूवर्ड्स थोड़ा और एरिया कवर अप किया जो इसमें नेचुरल वेजिटेशन और उनका कल्चर भी इंक्लूड कर लिया था। It was only in the 19th century during the British rule that Hindustan with its territorial boundaries became identical with India. Post-independence, that is with the end of British Raj and the partition, India got its present territorial boundaries. ये सिर्फ 19th centuries में ऐसा हुआ कि ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने हिंदुस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की, ये एरिया इतना है, ये एरिया इतना है, ये टेरिटरी इतनी है, ऐसे थोड़ा उनको लीगलाइज किया। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ एंड पार्टीशन हुआ, तो इंडिया ने अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज अभी प्रेजेंट है वो पूरी फ्रेम कर दी थी। So we'll continue with the importance of medieval history in the next class. Thank you.